Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balvinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in this lecture for the calculation of the formula for the marginal efficiency of capital. So in the last lecture, we discussed about the formula of marginal efficiency of capital, which is equal to root py upon sp, रूट के बाहर यहाँ पे n होगा -1. सो n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स की जो आपकी कैपिटल गुड है, जो आपकी मशीन है, वो कितने ईयर्स चलने वाली है. py इज अ प्रोस्पेक्टिव यील्ड, विच जितने ईयर वो चलने वाली है वो आपको टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करके देने वाली है. SP इज द सप्लाई प्राइस ऑफ दैट गुड, जब वो खराब हुई आपने उसके ऊपर जो पैसे इन्वेस्ट किए और जो आपने उसके ऊपर कॉस्ट बियर करी, दैट इज योर SP -1. सो दिस इज द फॉर्मूला for the calculation of marginal efficiency of capital. अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ये फॉर्मूला बना कैसे. आज हम उसी चीज की जो है वो बात करेंगे. फॉर दैट वी टेक द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला फॉर द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो वो कैसे होगा, जिनको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे हम आमतौर पे छोटी क्लासेस में करते हैं, अगर उनको नहीं भी याद है तो अभी उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो वी टेक द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला इन ऑर्डर टू मेक आउट दिस फॉर्मूला. जैसे जब हम कोई भी चीज जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, हम कैसे करते हैं. उसमें क्या होता है, एक होता है हम उसको बोल देते हैं A. ओके, A इज इक्वल टू P1 plus R by 100. So this is a formula for the calculation of simple interest. Okay, कैसे. अब A इसमें A क्या है, A है आपका फाइनल अमाउंट. ठीक है, अभी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी. A आपका फाइनल अमाउंट है. P है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट. So P is your principal amount. What is this principal amount? अभी हम बात करते हैं. R जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर देखिएगा, इसको इस फॉर्मूले में देखने की जरूरत नहीं है. अब क्या है कि आपको फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा. सपोज करो कि आज की डेट में मैं किसी काम के अंदर 100 रुपी इन्वेस्ट करता हूं. ओके, सो मैंने किसी काम में 100 रुपी इन्वेस्ट किए. अगर मैं कहूं कि उसके ऊपर मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है. ध्यान से सोचिए, अगर मैं आज की डेट में इन्वेस्टमेंट की छोड़िए, अगर मैं बोलूं कि आज की डेट में मैंने एक बैंक के अंदर 100 रुपी जो है डिपॉजिट करा दिए, बैंक कहता है कि उसके ऊपर हम आपको 10% पर एनम जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. तो अब मैं अगर बोलूं कि मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आफ्टर 1 ईयर मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो हमें उसको कैलकुलेट करना है. तो अब सोचो, अगर हमने कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, हमने 10% कैलकुलेट करना है. किस चीज का. अब जो 10% मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वो किस पे मिलना है, जो मैंने 100 रुपी इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर मिलना है. तो मुझे 10% कैलकुलेट करना है किसका, 100 रुपी का. तो मैं कहूंगा 10% ऑफ 100. तो 10% ऑफ 100 का मतलब क्या है, देखो 10% मींस व्हाट, इट इज 10 by 100. ओके, 10 by 100 ऑफ व्हाट, 100 100 100 कैंसिल. तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपीज का. तो 100 मैंने वहां पे डिपॉजिट कराए थे बैंक में, बैंक ने उस 100 रुपी के ऊपर 10% के हिसाब से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है. तो आफ्टर 1 ईयर व्हाट आई विल गेट, मैं 10 रुपी का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा और जो 100 मैंने डिपॉजिट कराए थे वो मिलेगा. अल्टीमेटली मुझे मिलेंगे 110 रुपीज. यही होगा, सिंपल. तो क्या होगा, आज मैंने बैंक में 100 रुपी रखे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, मुझे एक तो वो जो 10% है किस चीज का, 100 रुपी का, वो कितना होता है, वो 10 रुपी होता है. 10 रुपी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 100 रुपी जो मैंने डिपॉजिट कराए थे वो मिलेंगे. तो टोटल मुझे 110 रुपी जो है वो मिल जाएगा. अब इसी को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट करते हैं. देखो ए क्या है, ए है आपका फाइनल अमाउंट. फाइनल अमाउंट कितना था, 110. फाइनल अमाउंट का मतलब है कि आपको जब आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का, एट दैट टाइम आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको ए लिख लेते हैं. पी
पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल मतलब जो आपने स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो आपने स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था 100, तो पी की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी 100, ठीक है। 1 प्लस आर, आर है उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, सो इट इज 10/100 हो गया। तब इसको कैलकुलेट करो 100, यहां पे एलसीएम 100, तो यहां पे कितना आया 100 प्लस 10, सो इट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैंसल, तो आपको कितने मिलेंगे, आपको 110 रुपए जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम ये फॉर्मूला जो है वो बनाने वाले हैं। कैसे, अब देखो ए है भी आपको टोटल कितने पैसे जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो जो टोटल आपको मिलने वाला है वो है आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो मैंने ए को और प्रोस्पेक्टिव यील्ड को सेम मान लिया, ठीक हो गया। पी क्या था, पी का था जो आपने ऑलरेडी बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए। तो जो मैंने पैसे बैंक में इन्वेस्ट किए मतलब वो तो मेरे पैसे गए गए, मतलब मैंने एक तरह की कॉस्ट बियर करी। सो प्रिंसिपल अमाउंट और सप्लाई प्राइस जो है वो क्या हो गए सेम। भी प्रिंसिपल अमाउंट में क्या होगा, पहले आप बैंक में पैसे लगाएंगे उसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना। सेम केस प्रोडक्शन में, पहले आप क्या करेंगे, सप्लाई प्राइस की फॉर्म के अंदर पहले उस कैपिटल एसेट को लगाएंगे, मतलब आप पहले कॉस्ट बियर करेंगे उसके ऊपर आपको मिलना है। तो वो क्या हो गया एसपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसको मैं बोल देता हूं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये क्या, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। भी बैंक ने कहा कि आप हमें क्या कीजिए 100 रुपए दीजिए, 100 रुपए के ऊपर हम आपको 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो वो क्या हुआ एक हिसाब से मेरे प्रॉफिट है। सो आर क्या है यहाँ पे MEC है। तो अब इसको देखो फॉर्मूला क्या बना, ए और PY सेम चीज है, तो मैंने ए की जगह पे PY लिख दिया। P यहाँ पे क्या था प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट किसके बराबर है SP के, यहाँ पे साथ में क्या आ गया 1 प्लस R। कैसे, अब देखिए, अब आपकी सप्लाई प्राइस सपोज कीजिए कि 1000 रुपए है, आपने किसी काम में 1000 रुपए लगाए तो आपका सप्लाई प्राइस हो गया। उसके ऊपर आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लेट इट बी द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो है 10%। 10% मतलब 10/100, सो क्या हो गया यहां पे कितना आ गया 1000, यहां पे एलसीएम लेंगे 100, यहां पे आया 100 प्लस 10, सो ये आ गया आपका 1000 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, 2020 कैंसिल, तो आपको मिलेंगे 1100 मिलेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आप सोचिए कि आपको फर्स्ट ईयर में कितने मिल गए 1100 मिल गया जब आपको 10% इंटरेस्ट मिला। अगर यही पैसे सपोज करो मैंने 2 इयर्स के लिए कराए होते, अब मुझे कितने मिलते, डोंट से दैट इट इज 120, नो। क्यों, क्योंकि सोचो कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है, वो 10% है ना। तो अब क्या होगा जब फर्स्ट ईयर खत्म होगा, ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जब आपने इनिशियली पैसे डिपॉजिट कराए थे तो आपने कराए थे उसमें 100 रुपीज कराए, जो इंटरेस्ट आपको मिला वो आपको मिला 100 रुपीज पे। तो एक साल के बाद आपके वो 100 रुपए कितने बन गए 110। अब जो अगला साल आएगा उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 पे थोड़ी मिलेगा, क्योंकि अब तो आपके अकाउंट में कितने हैं 110 है, तो जो इंटरेस्ट मिलना है वो 110 पे मिलना है। मतलब अब आपको कितने मिलेंगे, अब जो 10% मिलेगा वो 110 का मिलेगा। यानी अब क्या होगा, अब अगर इसी फॉर्मूला को हम फिर से यूज करें, अब आपका जो ए है अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, तो P प्रिंसिपल अमाउंट अब आपका कितना बैंक में पड़े 110, ठीक है। अब 110 के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगना है 10%, तो 10/100, तो यहां पे कितना आ गया 110, एलसीएम आया कितना 100, सो दिस इज 100 प्लस 10, सो इट इज 110, यहां पे कितना आया 110, 100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, तो कितना आएगा 121 आएगा। यहां पे 120 नहीं आएगा, क्योंकि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको लगना है वो आपको 100 रुपए पे नहीं लगना, वो आपको 110 पे लगना है। तो क्या होगा, आपको सेकेंड ईयर की कंप्लीशन के ऊपर 121 रुपए मिलेंगे। अब अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते रहे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसी में बात करूं, अब इसमें सोचो, इसमें आपको जो प्रिंसिपल, आपको जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड थी फर्स्ट ईयर की, अब आपने क्या करनी है सेकेंड ईयर की।
अब PY2 कैलकुलेट करना है, तो PY2 कैसे कैलकुलेट होगा? आपकी सेकेंड ईयर की जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि पहली बात तो ये कि आपकी सप्लाई प्राइस कितनी है, ठीक है। अब यहां पे आएगा 1 प्लस आर का स्क्वायर, वाइट स्क्वायर, इस चीज को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या होगा, हम यहां पर सिंपल इंटरेस्ट की बजाय वो क्या करते हैं, वो ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें हम पावर n ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें कंप्लीट हो गया इस बात की नॉलेज कि सेकंड ईयर की कंप्लीशन के ऊपर हमें कितने मिलेंगे, 121 ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले हमें फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करना पड़ा, फिर हमें सेकंड ईयर का कैलकुलेट करना पड़ा। कैसे? हमने कहा लो जी हम इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं। तो हमने कहा कि लो जी फर्स्ट ईयर का, ये मैं फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहा हूं, तो हमने कितने लगाए, हमने सबसे पहले 100 लगाया, 1 प्लस 10/100, सो हमें फर्स्ट ईयर में मिलेंगे 100। यहाँ पे एलसीएम लिया 100, 100 प्लस 10, सो 100 इंटू 110 अपॉन 100, 100 कैंसिल, तो हमें फर्स्ट ईयर पे मिलेंगे 110। सेकेंड ईयर पे कितने मिलेंगे, अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 110, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/100, सो 110, यहाँ पे एलसीएम लिया 100, यहाँ पे आया 100 प्लस 10, सो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, बट 0 0 कैंसिल, तो सेकेंड ईयर की कंप्लीशन पे हमें मिलेंगे 121 रुपए। तो ये तो हमें दो स्टेप लेने पड़े। इससे बेटर ये है कि हम क्या करें, यहां पर पावर एन लगा दें। कैसे? अब सोचो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था फर्स्ट ईयर में, 100, उसके बाद आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 10%। सो एन क्या है, एन का मतलब है कि आपने कितने साल के लिए डिपॉजिट कराए। तो हमने कितने साल के लिए डिपॉजिट कराए, 2 इयर्स के लिए, तो एन कितना हो जाएगा, 2। अगर हमने 3 ईयर के लिए कराए होते तो 3 हो जाता। अब इसमें क्या होगा, एक सिंगल स्टेप में ही हमारा सारा काम हो जाएगा, ये हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लो मुझे 10 ईयर के लिए पैसे डिपॉजिट कराए होते तो क्या करना पड़ता, पहले फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, ऐसे जाना पड़ता। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मैंने 100 पुट किया, सेकंड ईयर में 110 करता। अब अगर मुझे थर्ड ईयर का करना है तो क्या होता, यहाँ पे पी कितना आ जाता, 121, फिर 10 उसका 121 का 10% लेता, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब सोचो, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 100 का, यहाँ पे कितना आया, 100 प्लस 10, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, सो 100 ऑलरेडी बाहर पड़ा है, यहाँ पे कितना हुआ, 110 डिवाइडेड बाय 100 का क्या हो गया, स्क्वायर, 0 और 0 कैंसिल, सो अब क्या हुआ, 100 यहाँ पे पड़ा है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 121, 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, 100 100 कैंसिल, तो सीधा आपका आ गया 121। आपको ये दो स्टेप्स जो हैं वो नहीं लेने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम इस चीज को जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे? अब वो कैसे होगा, हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसकी बात करते हैं। तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो ये है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो भी आपका फाइनल अमाउंट है ए किसके बराबर है, आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड के बराबर है कि टोटल आपको कितना मिलने वाला है। जो आपका पी है, पी हमारे यहाँ पे क्या लिया था, आपका जो है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट किसके बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किसके बराबर है, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बराबर है। ठीक, तो अब देखो, अब ए क्या हो गया आपका प्रोस्पेक्टिव यील्ड, पी क्या हो गया आपका एसपी, इट इज 1 प्लस आर, ये हो गया। अब ये इक्वेशन 1 है, ये वो पैसे हैं जो आपको फर्स्ट ईयर पे मिलेंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एसपी को कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे वैल्यू चाहिए एसपी की, तो एसपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये होगा पी वाई अपॉन 1 प्लस आर। देखो ये एसपी है, इसको उठा के मैं इधर ले आया, आप इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हो। ओके, अब सोचो कि सेकेंड ईयर में कितने पैसे मिलेंगे, ये PY1 था, अब सेकेंड ईयर में कितने मिलेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट ईयर में कितने मिले थे। तो फर्स्ट ईयर में कितने मिले थे, PY1, फिर उसके ऊपर कितना प्रॉफिट मिलना है, 1 प्लस आर। अब सोचो कि PY1 किसके बराबर है, और इक्वेशन 1 की वैल्यू इसमें पुट करने वाला हूं। सो PY1 है SP1 प्लस आर, साथ में
1 प्लस आर ऑलरेडी पड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया SP1 प्लस आर स्क्वायर। सो ये क्या हो गया P/2। याद कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन रहा है, चेक कीजिए। ठीक, अब अगर मुझे SP कैलकुलेट करें, देखो P/2 किसके बराबर हो गया, SP1 प्लस आर एन, एन क्या हो गया 2, क्योंकि मैंने यहां पे कितना पुट किया 2। अब मान लो कि मुझे इसमें SP कैलकुलेट करना है, तो SP कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो गया P/2 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। सो लेट इट बी, इट इज इक्वेशन 3 एंड इट इज इक्वेशन 4। मान लीजिए कि मुझे थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है, थर्ड ईयर में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, तो वो कैसे पता लगेगा, वो मिलेगा कि सेकेंड ईयर में कितने मिले और उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलना है। ठीक, अब Py3, अब Py2 किसके बराबर है, Py2 इज इक्वल टू SP1 प्लस आर स्क्वायर, साथ में 1 प्लस आर और पड़ा है। सो Py3 इज इक्वल टू SP1 प्लस आर क्यूब। सो अगर यहां पर मुझे SP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो SP किसके बराबर हो गया Py3 1 प्लस आर पावर 3, लेट इट बी, दिस इज इक्वेशन 4। अब अगर आप इक्वेशन 2 देखें, वहां पे SP इज इक्वल टू Py1 1 प्लस आर, यहां पे देखें तो SP इज इक्वल टू Py2 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, यहां पे देखें SP इज इक्वल टू Py3 अपॉन 1 प्लस आर क्यूब। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, सॉरी दिस इज इक्वेशन 5। सो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, विच इज SP। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ऊपर वाला फॉर्मूला आने वाला है यहीं से, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि SP, टोटल SP किसके बराबर होगा, SP इज इक्वल टू Py1 अपॉन 1 प्लस आर प्लस Py2 1 प्लस आर स्क्वायर, Py3 1 प्लस आर क्यूब अप टू, ये प्लस चलता रहेगा और Pyn आ जाएगा, तो 1 प्लस आर पावर n आ जाएगा। ओके, अब हमें ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर का प्रोस्पेक्टिव यील्ड है अपॉन 1 प्लस आर, आर क्या है यहाँ पे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये सेकंड ईयर का है 1 प्लस आर स्क्वायर, थर्ड ईयर का है 1 प्लस आर क्यूब, फोर्थ ईयर का है या फिफ्थ ईयर का है, सिक्स्थ ईयर का जो भी है वो n है, तो क्या है 1 प्लस आर पावर n। ओके, सो अब यहाँ पे अगर मुझे तो ये पता नहीं कि जो मेरा कैपिटल एसेट है वो कितने ईयर चलने वाला है, मुझे क्या पता उस चीज का, तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, मैं सीधा यहाँ पे Pyn 1 प्लस आर पावर n ले लेता हूं। ओके, नाउ इट्स क्लियर। अब क्या हुआ, अब मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले आता हूं और इसको इधर ले जाता हूं। सो ये क्या हो गया 1 प्लस आर पावर n इज इक्वल टू Py अपॉन SP। अब मुझे यहां से जो nth पावर है ये मैंने यहां से रिमूव करनी है, तो अगर मुझे इधर की n पावर रिमूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इधर मैं n का रूट लगा देता हूं, तो इधर पावर रिमूव हो जाएगी, तो इट इज 1 प्लस आर, यहाँ पे Py अपॉन SP, यहाँ पे कितना आ गया रूट में n। सो r इज इक्वल टू, यहाँ पे n आ गया Py अपॉन SP, ये 1 उठा के मैं इधर ले गया तो क्या हो गया -1 हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये किसके बराबर है, Py अपॉन SP। Py अपॉन SP देखिए रूट है, रूट देखिए n है, n देखिए -1 है, -1 देखिए, तो ये है हमारा फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड, सप्लाई प्राइस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमने एग्जांपल पहले ली थी उसी एग्जांपल को हम फिर से लेने वाले हैं यहाँ पे, कि सपोज कीजिए कि अब यहाँ पे आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है विच इज n Py SP -1। सो n जो है वो क्या है, वो 2 ईयर का है। 2 ईयर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको क्यूबिक रूट निकालने पड़ेंगे, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Py किसके बराबर है, अब 2 ईयर चलने वाला है, तो फर्स्ट ईयर का जो है मेरा 710 है, यहाँ पे 500 है, तो ये 1210 हो गया। अब ये 1210 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैं 0 से 0 को कैंसिल कराऊंगा, 121 का रूट जो है निकालना वो इजी हो जाता है, सीधा 11 आ जाता है।
तो यहाँ पे आप वो वैल्यू लीजिएगा जिसका रूट निकालना जो है वो आपके लिए इजी रहे। कोई ऐसा ना हो कि रूट निकालने में पॉइंट्स आ जाएं, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आप यहाँ पे 4000 ले सकते हैं तो उसका स्क्वायर रूट सीधा आपका 200 जो है वो 20 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ भी ले लीजिए, मतलब ऐसी आइटम लीजिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई प्राइस भी ऐसा ही लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1000 ले लिया। सो माय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एन कितना हो गया 2, प्रोस्पेक्टिव यील्ड 1210, सप्लाई प्राइस 1000 माइनस 1 बाहर है, 0 से 0 कैंसिल, 121 का स्क्वायर रूट इट इज 11 डिवाइडेड बाय 100 का 10 माइनस 1, सो 11 1.1 माइनस 1 0.1 परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या कर दीजिए, आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी 10% आ जाएगी। सो दिस इज द वे हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एज फार एज द केन्स इज कंसर्न्ड कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमने बात की थी कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर केन्स कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है, इट इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर केन्स इस बात को भी मानता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्लासिकल के साथ जो है वो सेम व्यूज रखता है, बट वो ये नहीं कहता कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होती है। सो दिस इज आई ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व बन गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होगा, इसका नेगेटिव रिलेशन होगा, I1 R1 है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के R2 हो जाएंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होके I2 हो जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके R3 हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होके I3 जो है वो हो जाएगी। सो केन्स कहता है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें उसका क्या होगा, उसका जो है इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। इन दैट केस जो हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व होगी वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। पर वो दोनों का फंक्शन मानता है, इसलिए वो क्या करता है, वो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो करता है। तो अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, कि अगर एक एंटरप्रेन्योर ने डिसीजन लेना है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट तो वो कैसे लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, यहां पर वो ये देखेगा कि मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना चल रहा है। यहां पे वो देखेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कितनी रहेगी। यहां पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन रहने वाला है कि वो इन्वेस्टमेंट को यस करेगा कि नो करेगा। ओके, सपोज कीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको मिल रही है उस इन्वेस्टमेंट से वो मिल रही है 20%। ठीक, तो अब क्या होगा, अगर उसने ये 20% अर्न किया एज ए प्रॉफिटेबिलिटी तो उसमें क्या होगा, 10% जो है वो तो बैंक ले जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो 20% प्रॉफिट कमाए, बीच में से 10% जो है वो बैंक ले गया, क्या होगा, बाकी उसके कितने बचे 10%। तो होगा हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको क्या होगा, यस। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो कि कम होके 5% हो जाता है, ठीक, अब क्लासिकल कहते थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पे क्या होने वाला है, यस। केन्स कहता है नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखना, हमने साथ के साथ जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी देखनी है कि वो कितनी है। अगर सपोज करो कि अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया तो क्यों किया, उसने इसलिए किया क्योंकि उसके पास फंड्स बहुत ज्यादा पड़े हैं, कोई लोन लेने नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिए। अब बैंक के पास लोग कब नहीं जाएंगे लोन लेने के लिए, जब इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिप्रेशन होगी, कोई लोग नहीं लेने जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो कम होगी। तो अगर मान लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी 1% रह जाती है तो कहेगा कि जिस काम में मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं उस काम के अंदर मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 1% का,
ठीक है, और बैंक ले रहा है 5%, तो मैं तो बैंक का इंटरेस्ट भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, नो, तो बिल्कुल नहीं लेगा। ठीक है, अगर क्या हो कि उसका जो इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लीजिए कि 10% है, उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी क्या है, वो भी 10% है, तो इस केस के अंदर जितना वो अर्न कर रहा है उतना ही जो बैंक है उससे ले रहा है, तो उसके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो क्या होंगे, वो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है और इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर सकता। कैसे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमम करना नहीं होता। कई कंडीशन के अंदर जो फर्म्स हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल मैक्सिमाइजेशन भी होता है। कई बार जो फर्म्स हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए काम नहीं करती, वो सेल मैक्सिमम करने के लिए काम करती हैं। मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि आप मार्केट में गए तो वहां से आपने मान लीजिए कि पेस्ट परचेज करना है, टूथपेस्ट, तो वहां पे आप गए तो वहां पे लिखा है कि अगर आप क्लोजअप का पेस्ट लेते हैं सो बाय वन गेट वन फ्री। अब सोचो अगर उसने प्रॉफिट मैक्सिमम करने होते तो वो बाय वन के साथ गेट वन क्यों करता, है ना, वो एक के प्राइस में आपको दो क्यों देता। इसका मतलब वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी सेल मैक्सिमम कर रहा है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो क्या करें, वो क्लोजअप का पेस्ट जो है वो परचेस करें। कैसे, अब वो इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो डबल गेम खेल रहा है। पहली गेम तो वो ये खेल रहा है कि अगर मान लीजिए कि मैं पेस्ट लेने गया, सो बाकी जो कंपनीज है उसके ऊपर कोई स्कीम नहीं चल रही, तो क्लोजअप जो है वो क्या कर रहा है, मुझे बाय वन गेट वन दे रहा है, तो मैं कहूंगा यार ये तो बाय वन गेट वन है, तो मुझे तो फायदा हो रहा है इसमें, तो मुझे इसको परचेस करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजअप की पेस्ट जो है वो परचेस करूंगा, तो उसकी सेल ज्यादा होगी, लोग ज्यादा क्लोजअप परचेस करेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि एक तो वो अपनी सेल को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वो दूसरी कंपनीज की सेल को डिक्रीज भी कर रहा है। कैसे, सपोज कीजिए कि अगर मैं क्या करता हूं, मैं अपने घर पे एक 200 ग्राम की पेस्ट लेके आता हूं और वो 1 मंथ काम करती है। अब 1 मंथ के बाद मैं फिर से मार्केट जाऊंगा, मैं फिर से पेस्ट परचेस करूंगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर मैंने 1 महीना पहले क्लोजअप की पेस्ट ली थी तो अभी भी मैं क्लोजअप ही परचेस करूंगा। मैं कोलगेट भी ले सकता हूं, मैं ओरल भी ले सकता हूं, मैं जो है वो पेप्सोडेंट भी ले सकता हूं, मैं डाबर लाल भी ले सकता हूं, कुछ मर्जी ले सकता हूं। अब उसने क्या किया, उसने एक पेस्ट की प्राइस में मुझे दो दे दिए, यानी अब मेरे पास दो पेस्ट हैं। इसका मतलब जो मार्केट मैंने 1 महीने के बाद जाना था, अब मैं मार्केट 2 महीने के बाद जाऊंगा। यानी क्या हुआ, अगले 1 महीने के लिए उसने सारी कंपनीज की जो सेल है वो बंद करा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसने अपनी सेल मैक्सिमम की, पर साथ के साथ दूसरी फर्म्स की सेल जो है वो क्या कर दी, वो मिनिमम भी कर दी। तो अब अगर उसको लगता है कि मैं जो काम में जा रहा हूं उसके ऊपर मुझे जो बैंक से लोन मिल रहा है वो 10% का मिल रहा है, उसके ऊपर जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो भी 10% के हैं, मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा पर मुझे लॉस भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेगा, कई बार वो एट पार भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहेंगे मतलब कि जिन लोगों ने अपनी सेल मैक्सिमम करनी होगी वो तो उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो तो यस होगा। वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं ना, तो बराबर बराबर चल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो हमें इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, करनी चाहिए। पर जो लोग अपने प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होगा, नो। क्यों, वो कहेंगे देखो जी 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 10% ही प्रॉफिट मिल रहा है, बराबर बराबर जा रहे हैं, तो क्या फायदा पैसे लगाने का। तो उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो नो होगा, पर जो सेल मैक्सिमम करने वाले हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो क्या होगा, वो यस होगा। ओके, सो दिस इज द कंपैरेटिव एनालिसिस जिसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कराएगा। अब डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, अब केन्स कहते हैं कि अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होंगे, यस। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेस देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो क्या होगा, नो। और अगर एमईसी जो है
इक्वल है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वहां पे वो न्यूट्रल जो है वो हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर इन डिसीजन मेकिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि मुझे बैंक को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बल्कि वो ये भी देखेगा साथ में कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे मुझे कितने प्रॉफिट जो है वो मिल रहे हैं, तो वो दोनों को जो है वो लेके चलेगा। अब केन्स क्या करते हैं, इसके साथ एक डायग्राम जो है वो अटैच कर देते हैं। कैसे, अब हम दो डायग्राम बनाने वाले हैं और दोनों डायग्राम जो है वो पैरेलल होंगी। पैरेलल कैसे होंगी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पैरेलल डायग्राम्स की। ये पैरेलल डायग्राम्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर ईदर द y एक्सिस इज कॉमन और द x एक्सिस इज कॉमन। सो हम यहाँ पे जो y एक्सिस है उसको कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है हम लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहां पर भी हम जो है वो इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम लेने वाले हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। यहां पे आप इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, लेट इट बी 10 करोड़ और 20 करोड़ और 30 करोड़ और 40 करोड़ और 50 करोड़। यहां पर भी हम वैसे ही ले लेते हैं सेम 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ एंड 50 करोड़। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 4 6 8 10, तो 2% का इंटरेस्ट रेट है, 4% का है, 6% का है, 8% का है और 10% का है। बिल्कुल इसके पैरेलल जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसको भी हम सेम लेके चलेंगे यहां पे। तो मैंने कहा था पैरेलल डायग्राम बन रही है, सो ये पैरेलल डायग्राम आपकी यहां पे बन गई। सो यहां पर भी 2%, 4%, 6%, 8% एंड 10% है, ठीक है। अब क्या होगा, केन्स कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो कि 10% है, तो वो क्या कर रहा है, वो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये ए पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर इधर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो इधर भी कितनी है, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हमने ले लिया 10 करोड़। अब वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट कब तक चलेगी, जब तक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो क्या रहेगी, वो 10% से ज्यादा रहेगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% पे कर रहा है, उसको पता है बैंक को मैंने 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो वो कब तक इन्वेस्टमेंट करेगा, जब तक उसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10% से ज्यादा होगी। मतलब उसको प्रॉफिट मिल रहा है 15%, 14%, 13%। तो अब वो कहां पे आके रुकेगा, वो रुकेगा जब उसकी एमईसी भी कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी, तो वो यहाँ पे आके जो है वो रुक जाएगा और वो ए पॉइंट पे होगा। सो इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। अब केन्स एक और बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं जब एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोड्यूसर, एक इन्वेस्टर क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है। तो इन्वेस्टमेंट होगी इंक्रीज 10 करोड़ टू 20 करोड़, तो क्या होता है, उसकी जो हर बार वो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी या जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगी वो पहले से कम होगी। मतलब हर बार नई इन्वेस्टमेंट करने से उसको प्रॉफिट पहले से कम मिलेंगे। क्यों, वो कहते हैं जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे क्या होगा, पहली बात तो ये होगी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। आप कैपिटल गुड्स ज्यादा परचेज करोगे तो उसकी डिमांड बढ़ जानी है। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। आप ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को काम पे लगाओगे क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल ज्यादा परचेज करोगे तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और तो उससे भी क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। तो कहता है अगर मान लो कि वो 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके ऊपर उसकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, लेट इट बी 8%। तो अब अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे करना पड़े, अब एमईसी कितनी है 8%, वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर अगर हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करके 8% करना पड़ेगा। मतलब उसको यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है वो लाना पड़ेगा। अब उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट और करी, तो डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल, डिमांड फॉर द कैपिटल गुड और इंक्रीज हुई, तो प्राइस और बढ़ गए। प्राइस और बढ़ गई तो क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो गई, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होकर कितनी हो गई, सी, ठीक, यानी कि 6%।
तो अगर आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे करना पड़े तो वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करके जो है वो 6% करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा। अब अगर वो इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ की करता है, नाउ द मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज 4%, तो वो आ जाता है डी पॉइंट पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना करना पड़ेगा, 4% करना पड़ेगा, तो उसको डी पॉइंट पे लाना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट करता है 50 करोड़ की, तो उसके जो एमईसी है वो 2% है, तो यहां पर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इकोनॉमी के अंदर उसको भी कम करके क्या करना पड़ेगा, 2% करना पड़ेगा, ई पॉइंट पे लाना पड़ेगा। तो जहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का आपस में नेगेटिव रिलेशन है, दिस इज आवर आई आई कर्व, वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की कर्व है वो भी क्या है, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये हमारी एमईसी की कर्व है जिसका इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, हर बार जो हमारी रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगा, वो कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, उनके प्राइस इंक्रीज होंगे, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल इंक्रीज होगी, उसका प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड फॉर कैपिटल गुड इंक्रीज होगी, उनका प्राइस इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डाउन होती जाएगी। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की कर्व जो है वो भी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। सो इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम लाने के लिए एमईसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल जो है वो रखना पड़ेगा। अगर ये आएगा तो ही एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अ टॉपिक रिलेटेड टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी as suggested by Keynes as well as of classical economists. But that will be our next lecture. So we'll meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.